अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, धीरे धीरे अब चुनाव आखिरी मोड़ की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम बढ़ रहे हैं 5वें चरण की तरफ। 20 मई इस दिन उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का वोट डाला जाएगा। एक्सट्रीम नॉर्थ यानी कैसरगंज सीट और एक्सट्रीम साउथ यानी झांसी की सीट। उत्तर प्रदेश का ये चुनाव अवध, तराई का क्षेत्र और बुंदेलखंड में है और इस बार का चुनाव बहुत ही रोमांचक और बहुत ही आकर्षक है और इस बार के चुनाव में बहुत खास मुद्दे और बातें हैं। तो इस 5वें चरण में क्या होने जा रहा है, जनता ने क्या तय किया है और कौन कौन से मुद्दे पब्लिक के बीच चल रहे हैं और ज़मीन पर क्या हो रहा है, आज चर्चा का विषय इसी पर आधारित है। बहन भाइयों, अब हम 5वें चरण के चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं। 5वां चरण 14 सीटें और इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण फैज़ाबाद की सीट, जिसे हम अयोध्या के नाम से जानते हैं, अवध के एक क्षेत्र में और ख़ास तौर पर इसमें कुछ तराई का भी इलाका, थोड़ा सा इलाका सम्मिलित है जहां पर ये चुनाव आयोजित हो रहे हैं। बहनों भाइयों, इन 14 सीटों में से 10 अवध क्षेत्र की हैं। अवध क्षेत्र मतलब ये कैसरगंज, गोंडा, फैज़ाबाद, बाराबंकी, लखनऊ, मोहनलालगंज, रायबरेली, अमेठी, फतेहपुर, उधर गंगा पार करेंगे तो फिर कौशाम्बी की सीट, ये सब मिलाकर जो सीटें बनती हैं इनको कहते हैं अवध का इलाका। इसमें कौशाम्बी और फतेहपुर भी ऐड है सीट। अब बुंदेलखंड की 4 महत्वपूर्ण सीटें इसमें आती हैं, यानी पूरा बुंदेलखंड आता है। हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट एक सीट है, जालौन और झांसी। इन 14 सीटों में इस वक्त रायबरेली को छोड़ दें तो 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और इस इलाके में उसका 2022 में भी दबदबा रहा है, यानी असेंबली इलेक्शंस में 2019, 2022 भारतीय जनता पार्टी इस इलाके में अजेय स्थिति में रही है रायबरेली को छोड़कर। लेकिन 2019, 2022 से बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब हम पहुंच गए हैं 2024 में। ये सर्वाधिक ऐसी सीट है बहनों भाइयों, इसमें 2 बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सबसे ज़्यादा केंद्रीय मंत्री अगर किसी चुनाव में लड़ रहे हैं इसी में है 5, राजनाथ सिंह से लेकर कौशल किशोर तक और स्मृति ईरानी से लेकर भानु प्रताप वर्मा तक। साध्वी निरंजन ज्योति भी इसी क्षेत्र में है। करण भूषण सिंह यानी ब्रजभूषण शरण सिंह का भी चुनाव इसी इलाके में है। और बहनों भाइयों, जिस सीट का मैं जिक्र कर रहा हूँ अयोध्या, उसको लेकर देश ही नहीं दुनिया भर में बड़ा नाम हुआ। क्या अयोध्या में बना राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में कोई बढ़त दे रहा है? क्या इस बार ये मुद्दा बना है? हम इस पर भी बात करेंगे। इस पर भी बात करेंगे कि राजनाथ सिंह का चुनाव कैसा चल रहा है। वो तीसरी बार लखनऊ की सीट से उम्मीदवार हैं और ये अटल बिहारी वाजपेयी की सीट रही है जो विरासत में राजनाथ सिंह को मिली और अब ये तीसरी बार है। और सर्वाधिक दिलचस्प मुकाबला है अमेठी और रायबरेली में। ये 2 सीटों पर इतिहास बनाने के लिए कांग्रेस ने अपने जितने रिसोर्स, क्षमताएं, राजनीतिक ताकत, संगठन, सहयोग और सहयोगी दलों के साथ पूरी ताकत बना दी है कि वो इन 2 सीटों पर किसी तरह से जीते। इतिहास बनाना चाहती है कांग्रेस इस हालात में भी उन सीटों को जीतने का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इन सीटों पर इतिहास बनाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। विपक्षी दलों में बड़ी जबरदस्त टूट फूट करके भारतीय जनता पार्टी ने मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह, इनको अपनी पार्टी में सम्मिलित किया। अभय सिंह गोसाईगंज फैजाबाद के विधायक, उनको अपने साथ लिया और गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी का समर्थन अमेठी में लिया। और आज मनोज पांडे को बीजेपी में ज्वाइन कराने खुद भारत के गृह मंत्री अमित शाह आए। यानी कोई कोर कसर रायबरेली और अमेठी पर बीजेपी भी नहीं छोड़ना चाहती और कांग्रेस भी नहीं। आज बैटल ग्राउंड कोई था तो अमेठी और रायबरेली। कैसे? अमित शाह ज्वाइन कराने किसको आ रहे हैं? मनोज पांडे को। सभा किसकी? दिनेश प्रताप सिंह की। उधर 2 सभाएं संयुक्त रैलियां हुई, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, दोनों सीटों पर संयुक्त रैलियां। आप उम्मीद करें कि ये जो मुकाबला है ये बनारस ही इसके बाद सबसे बड़ा दिलचस्प और मीडिया के लिए और जनता के लिए आकर्षण का केंद्र होगा।
वैसे पांचवें चरण का आकर्षण सर्वाधिक है। एक तो राजधानी में चुनाव, ऊपर से इधर चुनाव, बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। और बहनों भाइयों, ये जो इलाका है ये बेसिकली ओबीसी और शेड्यूल्ड कास्ट का कम्युनिटी का डोमिनेटेड इलाका है। और जैसा कि मैंने पहले की भी डिबेट में कहा था, इस बार का चुनाव धर्म संप्रदाय पर नहीं, हिंदू मुसलमान पर नहीं, मंदिर मस्जिद पर नहीं, इस बार का चुनाव पूरी तरह से जातिवाद पर आधारित है। एक एक सीट पर जातिवाद चल रहा है। अगर कुछ चल रहा है कोई मुद्दा, तो मुद्दा चल रहा है जातिवाद का। और ये मुद्दा कैसरगंज से लेकर झांसी तक चल रहा है, लखनऊ से लेकर कौशाम्बी तक चल रहा है। और इस मुद्दे पे देखना होगा कि क्या दिलचस्प बातें हैं। इस बार कांग्रेस अगर किसी चरण में सर्वाधिक सीटों पर लड़ रही है तो यही चरण है। 4 सीटें, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी और झांसी। 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है। क्या किसके हाथ लगने वाला है? और आज दोनों तरफ से बड़ी इमोशनल तकरीरें की जा रही हैं। क्या इस इमोशनल तकरीरों से मतदाता का मन इनके लिए इमोशनल होगा, या फिर इस बार वो कोर इशू पर इन दोनों को ठीक करेगा? आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। 4 जून के बाद की प्लानिंग हो रही है कि हार का ठिकरा किस पर फोड़ा जाए। विदेश यात्रा का टिकट भी बुक हो गया है। खटाखट खटाखट। भारतीय जनता पार्टी 4 चरणों में चारों खाने चित हो गई है। अब जनता इनसे कह रही है कि अब आपको हटा देंगे, फटाफट फटाफट फटाफट। अभी 3 चरण के चुनाव बाकी हैं, लेकिन पहला चुनाव है जब आम जनमानस के मुंह पे एक ही स्वर गूंज रहा है, एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही उद्घोष हो रहा है, और वह नारा है कि फिर एक बार। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ आलोक अवस्थी हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और रायबरेली के जाने माने पत्रकार गौरव अवस्थी जी मेरे साथ जुड़े हैं। इनसे अमेठी और रायबरेली के बारे में बात करेंगे। प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। मोहम्मद आजम मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं, जो एनडीए का हिस्सा है। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। आलोक अवस्थी जी, पहला सवाल ये है, आपके 5 मिनिस्टर इस इलाके में लड़ रहे हैं, अयोध्या भी इसी क्षेत्र में आ रहा है, 13 सीटें आपके पास हैं। इस बार वो वाला मोमेंटम नहीं बन रहा है, 19 वाला, कोई बात है? ब्रजेश जी, इस बार का चुनाव एक तरफा चुनाव चल रहा है। विपक्ष के पास तर्कस में कोई तीर नहीं है। विपक्ष गठबंधन जिस तरीके से करके 2019 में लड़ा था, इस बार सब छिन्न भिन्न है। ना उनके साथ राजभर जी हैं, ना केशव देव मौर्य जी हैं, ना ही राष्ट्रीय लोकदल है उनके साथ, ना ही बहुजन समाज पार्टी है। और 5वें फेज के जो इलेक्शंस हुए थे पिछली बार, हमने एक रायबरेली की सीट छोड़कर बाकी सभी सीटें लगभग जीती थी। अमेठी में राहुल गांधी को भी हरा के भगाया था। दोबारा उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो राहुल गांधी अमेठी में जाकर के चुनाव खुद लड़ पाए। प्रियंका वाड्रा महासचिव थी और प्रभारी थी, और प्रभारी होने के बाद भी कांग्रेस को एक सीट पर सिमट गई थी। और उन्हीं के काल में विधानसभा के चुनावों में विधानसभा में मात्र उनके 2 लोग विधायक बचे थे। 2% का वोट शेयर उनका है। समाजवादी पार्टी के पास भी मात्र अभी 3 सांसद ही है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात मैं आज ब्रजेश जी आउट ऑफ कंटेक्स्ट करना चाहता हूं स्वाति मालीवाल के बारे में। आम आदमी पार्टी की महिला सांसद को जिस तरीके से एक राज्य के मुख्यमंत्री के घर के अंदर पीटा गया, सेक्सुअल असॉल्ट किया गया, उनके कपड़े फाड़े गए, छाती पे, पेट के नीचे लात घूसों से उनको पीटा गया, और उसकी पुष्टि स्वयं उनके सबसे जो फायर ब्रांड सांसद हैं संजय सिंह ने भी करी है, और उसमें आज पुलिस ने FIR दर्ज की है। ये देश के लिए बड़ा गंभीर मुद्दा है कि भारत के एक मुख्यमंत्री के प्रदेश के मुख्यमंत्री के घर के अंदर ये दूसरा वाकया हुआ है। इसके पहले एक चीफ सेक्रेटरी को पीटा गया था, उसमें भी FIR हुई थी,
और यहाँ आज जो है स्वयं उन्हीं की पार्टी की महिला सांसद को पीटा गया है। और अखिलेश यादव जी की चुप्पी, राहुल गांधी जी की चुप्पी यह बताती है कि मेरा और तेरा अगर कहीं आता है तो मेरे वाले को बचाना है और तेरे वाले को फंसाना है। यानी कि किसी अन्य दल का या किसी अन्य जगह राज्य में कोई घटना हो जाए तो सीधे उसको कल्प्रिट बता देना और सरकार को जिम्मेदार ठहरा देना, ये शगल बन गया था। और आज स्वाति मालीवाल को न्याय दिलाने के लिए कोई पार्टी सामने निकली हुई है। महिला अस्मिता तार हुई है। इस बार आपने देखा होगा कि आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी की 2 संयुक्त सभाएं हुई हैं, अमेठी और रायबरेली। आप दबाव महसूस कर रहे हैं? मुझे लगता है कि दोनों जो ये राजनेता हैं चांदी के चम्मच लेकर के पैदा हुए, इनका कोई योगदान जो है पार्टी को खड़ा करने में नहीं रहा है। अखिलेश यादव जी को जब जिम्मेदारी मिली मुलायम सिंह यादव जी से, उसके बाद से अखिलेश यादव ने पार्टी को डुबो दिया है। बहुमत की सरकार को 2012 में बहुमत की सरकार मिली थी, मुलायम सिंह यादव के नाम पर चुनाव हुआ था। मुलायम सिंह यादव जी ने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया था। एक लोगों में उत्साह था कि एक नया नेता आया है और प्रदेश को ऊपर ले जाएगा, लेकिन पूत के पांव पालने में दिख गए लोगों को। और मात्र 2 वर्ष के बाद इनके अखिलेश के शासन के काल में ही लोकसभा में धूल चटा दी जनता ने, इनको 5 सीटों पर समेट दिया। 2017 में इनके विधानसभा चुनावों में बिल्कुल हाशिए पर जनता ने पहुंचा दिया और भारतीय जनता पार्टी को 3/4 सीटें देकर के सत्ता में दी है। उसके बाद से अखिलेश यादव कोई सीट नहीं जीत पाए हैं। यही हाल राहुल गांधी का रहा है। जब से राहुल गांधी नेता हुए हैं पार्टी का, सभी राज्यों में अच्छा, ये लोग हार रहे हैं, ये नॉन परफॉर्मर हैं, ये फेल हो जा रहे हैं बार बार, लेकिन आपको तो ये जवाब देना पड़ेगा ना इन 14 सीट के मतदाताओं को कि आपने इनके लिए 10 साल में क्या किया। हम लगातार हमने इसको कई बार बताया भी है आपके माध्यम से। यह देश का चुनाव हो रहा है और देश के चुनावों में राष्ट्रीय मुद्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वह विश्व में भारत का नाम बढ़ाया है, भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया है, $600 बिलियन से अधिक जो है भारत का फॉरेन रिजर्व बनाया है, $775 बिलियन का इस समय जो है हमारा निर्यात हो रहा है, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है भारत में डबल हो चुकी है। इधर के लोगों के लिए क्या किया ये तो बताओ सर। देखिए ब्रजेश जी, देश को समग्र रूप में देखा जाता है और लाभ सबको बराबर से मिलता है। भारत के जो युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो रहा है। आज अगर देश आगे नहीं बढ़ेगा तो रोजगार कैसे उत्पन्न होगा, कैसे इकोनॉमी डेवलप होगी। आज 11वें स्थान से आखिर मोदी जी उसको 5वें स्थान में लाने में सफल हुए हैं ना। बड़े बड़े विकसित देशों को पछाड़ करके आज 5वें स्थान में भारत पहुंचा है और मोदी जी का ये गारंटी है कि हम अगले 5 साल में तीसरे स्थान पर इधर बताने के लिए कुछ खास नहीं है आपके पास। मुझे लगता है कि ये तो आप हमारे साथ ज्यादती करेंगे। क्यों जाती, इसमें कौन सी जाती है? आप बता दो कि इधर क्या किया है, मैं वही तो पूछ रहा हूं। तो मैं बता तो रहा हूं आपको कि हमने विश्व में तीसरा बड़ा इकोसिस्टम डेवलप किया है स्टार्टअप का। हर जिले में उत्पाद हो रहा है, एक जिला एक उत्पाद की जो है योजना चल रही है। आज इस विश्व में तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है हमारा स्टार्टअप का। जो आप यूनिकॉर्न का नाम नहीं जानते थे, मैं जनता आज 110 से अधिक यूनिकॉर्न काम कर रहे हैं। एक यूनिकॉर्न की कीमत $1 बिलियन से ज्यादा है, यानी कि करीब 8,500 करोड़ रुपए की एक यूनिट, जिसमें कि कई लोगों को रोजगार। थैंक यू आलोक जी, शुक्रिया। मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। प्रियंका गुप्ता है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता। इनकी पार्टी भी रायबरेली और अमेठी में पूरी ताकत लगा रही है। अब प्रियंका जी आपका स्वागत। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सारा फोकस कांग्रेस का रायबरेली और अमेठी में ही है, सारे प्रयोग रिसोर्स सिर्फ वहीं के लिए हैं? देखिए, लगातार जिस तरह से चर्चाएं हो रही हैं और मैं खुद अमेठी होकर आई हूं और मुझे लगता है कि इस बार लड़ाई जीत और हार की नहीं है, रिकॉर्ड मतों की लड़ाई है। और अभी यहाँ पर आलोक जी कुछ बता ही नहीं पा रहे थे कि उन्होंने दिया क्या है। जहाँ सूखा है वहाँ नल भी नहीं गिना पाए इन्होंने कितने लगाए हैं। तो देखिए, अब प्रधानमंत्री जी की भाषा देखिए, 4 चरण के बाद उनको ईद भी याद है ना। हाँ, मैं दूंगा आलोक जी तसल्ली। हाँ, मतलब ईद भी याद आ गई उनको, ताजिया भी याद आ गई उनको। तो देखिए समय बदल रहा है। और जवाब दीजिए जो देश का ज्वलंत मुद्दा। सुनिए जवाब देती हूँ मैं। आप कहाँ इतनी जल्दी में हैं? जवाब सुनिए तो। पहले आप रायबरेली अमेठी पे दें, फिर आप चाहे उस पे बोले चाहे किसी पे। हाँ, बोले। रायबरेली की बात करूं और अमेठी की बात करूं तो रायबरेली में तो आप जिस तरह से देख रहे हैं कि एक परिवार की विरासत है, जिस विरासत को हमने संभालने जा रहे हैं। और इस बार रायबरेली से सिर्फ एक कैंडिडेट चुन के नहीं जा रहे हैं, इस बार रायबरेली से प्रधानमंत्री की कैंडिडेट चुन के जा रहे हैं। क्या बात कर रही हैं? और मैं सही बात कर रही हूँ। दूसरी चीज़, मैं अमेठी पर आऊँगी। अमेठी में देखिए, वहाँ पे अहंकार की लड़ाई है। जिस तरह से जो वहाँ की सांसद हैं उनका अहंकार
और वहाँ के लोगों का आत्मसम्मान टकरा रहा है, वो लड़ाई है वहाँ पर विकास की लड़ाई है। विकास के नाम पर उनके पास मतलब 4 से ज़्यादा उनके पास जो है सेक्शन थे, पर उन्होंने किसी भी सेक्शन में कोई काम नहीं किया। आज तक कोई रोजगार का कोई भी एक सरकारी काम लेकर आई हो तो नहीं लेकर आई। तो हकीकत ये है कि लड़ाई ये है कि विकास अमेठी में हुआ नहीं। रायबरेली में जिस तरह से मैंने कहा कि रायबरेली की जनता इस बार रिकॉर्ड मतों से जिताने वाली, और अमेठी में भी यही सिनारियो। क्यों जिताए आपको? आप ऐसा क्या करने वाली हैं आपकी पार्टी की आपको जिताए वहाँ पे? देखिए, सबसे पहली बात है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस तरह से 10 किलो राशन की हमने बात की, और सिर्फ राशन नहीं, मतलब उसमें तेल भी होगा और उसमें दाल भी होगी, और लगभग जो अभी जातिगत जनगणना जो जनगणना नहीं की है उसमें 10 करोड़ लोगों को और जोड़ा जाएगा, क्योंकि गरीबों को 10 किलो राशन देकर आप वोट चाहती हैं? 10 किलो राशन के साथ में हम नौकरियां भी बांट रहे हैं। हम 30 लाख नौकरियां देने की बात करें जो 15 अगस्त से भर्तियां स्टार्ट हो जाएंगी। हम बात कर रहे हैं कि उन गरीब महिलाओं को 8,000 रुपए महीना मिलना स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही हमारी सरकार बनेगी अगले महीने से। कांग्रेस को रायबरेली और अमेठी ने हमेशा दिया, छप्पर फाड़ के दिया, आपने इस इलाके को क्या दिया? देखिए, अब बात करिए कि अब HL वहाँ पर है, बेल वहाँ पर है, जितनी भी यूनिवर्सिटी वहाँ है, संजय गांधी हॉस्पिटल वहाँ है, फूड पार्क के लिए हमने वहाँ प्रोजेक्ट लगाया, सब कुछ बंद कर दिया। आप बताइए कि इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं हम वहाँ लेकर आए, वहाँ रोजगार पैदा किया हमने। वहाँ का आदमी आप पूछिए, सब कहीं ना कहीं रोजगार करता है, और लगातार जिस तरह से 10 सालों से लोग परेशान हैं, उससे साफ साबित होता है कि बेरोजगारी एक चरम पर पहुंच गई है। और उसका जो अकेले लड़ने में वहाँ कठिनाई हो रही थी, अखिलेश यादव को साथ लेना पड़ा। देखिए, गठबंधन के साथ में हम लड़ रहे हैं और गठबंधन के साथ ही हमारे साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। और इस बार इसीलिए मैंने कहा ये चुनाव जीत हार का नहीं, ये रिकॉर्ड मतों से जीत का चुनाव है। अभी स्वाति मालवीय पे कह रहे थे, प्रियंका स्वाति मालीवाल, हाँ, स्वाति मालीवाल के लिए कह रहे थे, तो मैंने कहा कि आप देखिए, आप थोड़ा अपडेट रहा करें आलोक जी। कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि प्रियंका गांधी ने अपना स्टैंड पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम उनके साथ में खड़े हुए हैं, और महिला अपराध जहां जहां होगा हम वहां वहां उनके साथ खड़े होंगे। पर आप प्रज्वल्ला के साथ क्यों खड़े हुए नजर आते हैं? किसके? प्रज्वल्ला रेवन्ना आज तक वापस क्यों नहीं आया? वो आपने अभी तक उनका पासपोर्ट कैंसिल क्यों नहीं किया? आप ब्रजभूषण को के बेटे को क्यों टिकट दे देते हैं? सवाल तो आप पर उठेंगे लगातार। आप बताइए, अंकिता भंडारी केस में भी न्याय मिल गया क्या? लगातार आप देखिए। मैं सवाल हाँ, एक सेकंड रुकिए आलोक जी प्लीज। आप ये बताइए कि जब प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में एक बलात्कार होता है और आपके पार्टी के कार्यकर्ता उसमें पाए जाते हैं, तब किसी का मुंह नहीं खुलता। आप मणिपुर पर चुप क्यों रहते हैं? तब आपका मुंह नहीं खुलता। लेकिन कांग्रेस पार्टी आज भी महिला अपराध में महिलाओं के साथ में खड़ी है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं मोहम्मद आजम को इनवाइट करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। ये बताइए, सबसे ज्यादा नुकसान तो आपकी पार्टी को हो गया रायबरेली अमेठी में, ये कांग्रेस वालों के लड़ने के चक्कर में। मनोज पांडे बीजेपी में चले गए, राकेश प्रताप सिंह ऑलमोस्ट बीजेपी में ही हैं, और अब तो गायत्री प्रजापति की वाइफ भी स्मृति ईरानी के सपोर्ट पे घूम रही है। आपका जो था वो भी छिन गया। ब्रजेश जी, पार्टी का कोई नुकसान नहीं हुआ। पार्टी ने शुरू में ही, ये लोग राज्यसभा जब का इलेक्शन हो रहा था तभी इनके जाने का वो हो गया था। जनता हमारे साथ है, और रायबरेली अमेठी माननीय नेताजी के समय से हम लोग कांग्रेस को देते रहे हैं और हमेशा कांग्रेस का सपोर्ट करते रहे, चाहे गठबंधन रहा या नहीं रहा। ये हम लोगों का शिष्टाचार हमेशा जारी रहा है, और शायद माननीय अखिलेश यादव जी भी इसको जारी रखेंगे। जब ऊंचाहार से चुनाव लड़ने आएंगे मनोज पांडे जी, तब उन्हें उनकी हैसियत का पता चलेगा, जैसे दारा सिंह को पता चल गया था। तमाम ताकत क्या उन्होंने अब देना पड़ेगा, क्यों नहीं देना पड़ेगा? बिल्कुल देंगे। न दे तो चलेगा? नहीं देंगे, कैसे नहीं देंगे? एज पर जबरदस्ती ले लो? नहीं, कानूनी नियम के हिसाब से उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि किसी दल के होके आप किसी दल को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। ये दल बदल जाने दो, कहाँ बाई इलेक्शन कराओगे बेवजह? नहीं, और जब वो बाई इलेक्शन में आएंगे तब उन्हें अपनी हैसियत, जैसे दारा सिंह चौहान को पता चल गया था, पूरा मंत्रिमंडल लगा हुआ था। कमजोर समझ रहे हो? केंद्रीय मंत्रिमंडल 2012 जीत के आए, 2017 जीत के आए, कुछ भी जीत के आए। जनता ये पसंद नहीं करती है कि उसे धोखा दिया जाए। उन्होंने जनता को धोखा दिया। साइकिल चुनाव निशान से वो जीत के आए थे, उसकी उन्होंने इज्जत नहीं करी है। जनता इस बात का उन्हें से पूरा अच्छा, ये मानते हो कि राहुल गांधी के लड़ने के चक्कर में ये आपके पार्टी में इस तरह की गड़बड़ी हो गई? नहीं, राहुल गांधी जी के लड़ने के चक्कर में नहीं हुई। बीजेपी ओवर एक्टिव हो गई ना उधर। वो लोग पहले से पैकेज और वाइस रेडी की सुरक्षा पहले से ले चुके थे। राहुल गांधी तो बहुत बाद में आते हैं। वाइस रेडी की सुरक्षा, पैकेज और फ्लैट और ये तमाम चीजें पहले से ले चुके थे। उसी का ये परिणाम आज अंतिम परिणाम है जो आज वो यहाँ पे आए हैं। ऐसे कैसे लोग हैं जो फ्लैट, गाड़ी और पैसे पे निकल जाते हैं? अब आप ये ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हो ठीक से। ये अफसोस है हम लोगों को कि इतने सीनियर होने के बावजूद वो ऐसे चले गए और इतने कम पे बिक गए। उन्हें तो यकीनन
गठबंधन मंत्री पद लेके जाना चाहिए था। अच्छा, आप 10 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हो जी। क्या अपने लिए प्रोस्पेक्ट्स देख रहे हो इस इलाके में? इस इलाके में देखिए, हम लोग अपनी फतेहपुर सीट जीत रहे हैं, मोहनलालगंज जीत रहे हैं, हम लोगों की गोंडा बहुत अच्छी है, बाराबंकी अच्छी है, गठबंधन की रायबरेली अच्छी है। 7 से 8 सीट जो आज की विनिंग कंडीशन में है, और 4-5 सीटें ऐसी हैं जिसपे हम 50-50 टफ फाइट में हैं। तो पूरी उम्मीद है कम से कम 10 सीट तो निकलेगी इस में, क्योंकि जो पीडीए है वो हमारे साथ है, यानी 90% दलित, वंचित, गरीब क्लास। अच्छा, आलोक अवस्थी ने वो स्वाति मालीवाल वाले पे कहा कि भाई अखिलेश यादव चुप हैं। नहीं, माननीय राष्ट्रीय स्वाति मालीवाल ने खुद अपने ट्वीट में कहा है कि ये अहम मुद्दा नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ, बल्कि अहम मुद्दा ये है कि भारत में चुनाव चल रहा है, चुनाव महत्वपूर्ण है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कल अपने इंटरव्यू में यही कहा था कि चुनाव महत्वपूर्ण है। जब स्वाति मालीवाल खुद कह रहे हैं चुनाव महत्वपूर्ण है, तो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया तो इसमें कौन सा पहाड़ टूट गया? बाकी भाजपा सेलेक्टिव हो जाती है। बताइए, आज निर्मला सीतारमण पीसी करने आ जाती हैं, वो कभी नहीं आई, पहलवान बेटियों के लिए कभी नहीं आई, प्रज्वल रमन्ना के लिए नहीं आई, मणिपुर के लिए कभी नहीं आई। आ गई होती तो आज हम लोग उस बात से खुशी साउथ के लोगों के नाम का प्रोनाउंसिएशन आप ठीक लिया करो। रेवन्ना नाम है उनका। अच्छा, प्रज्वल रमन्ना। प्रज्वल रमन्ना आप लोग ऐसे बोलते हो जैसे रमन्ना हो ना इधर अपने यहाँ। और सुनिए सर, ऐसे नहीं भाई, उनके लिए नाम ठीक से लो। क्या कहते हैं, कंप्लेन आती है पता, साउथ के लोग करते हैं कि नाम ठीक से नहीं लेते। और महिला विकास मंत्री भी कभी किसी महिला के साथ जो अपराध हुए उसके लिए आज तक कभी पीसी नहीं करी, जबकि वो पीसी करने में थैंक यू, शुक्रिया आपका। मैं अनिल दुबे जी को आमंत्रित करता हूं, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जनरल सेक्रेटरी हैं। दुबे जी, आपका स्वागत है। मैंने आपके कई कार्यक्रम देखे, आप इधर बुंदेलखंड की तरफ भी घूम रहे थे, इधर आपका क्या है जो इतना घूम रहे हो? नहीं, और चुनाव कैसा चल रहा है? ब्रजेश जी, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी का संगठन है, और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी लगातार उत्तर प्रदेश में दौरे पर हैं। इधर कौन से और क्यों दौरे? अभी हम झांसी गए, उरई गए, अमेठी हम गए, तो सब जगह हैरानी थी, इसीलिए तो पूछ रहे। तो हैरानी क्या, आपको समर्थक नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? आपके तो आप झांसी में तो आपके लोग भी थे, हमारी बैठक में भी आपका वही मैंने देखा ना, तो मुझे लगा कि भाई झांसी में आरएलडी वाले क्या कर रहे हैं। तो जब झांसी आरएलडी हर जगह है, चौधरी साहब की नीतियां सब जगह हैं, किसान सब जगह है, और किसान पर आधारित दल, किसान के लिए हम काम करते हैं, किसानों के लिए हम संघर्ष करते हैं। तो आज हम किसानों का जो समर्थन है, राष्ट्रीय लोकदल का समर्थन है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, एनडीए के साथ है, और हम लोग, हमारा पूरा संगठन जहां भी जिस स्थिति में है वो हम एनडीए को जिताने में लगे हुए हैं। कौन से मुद्दे आपको लगता है कि ज्यादा प्रभावशाली हैं? मैं दूंगा समय आपको, प्लीज वेट। आप बोलें कौन से मुद्दे ज्यादा प्रभावशाली बीजेपी के हैं, और किन मुद्दों पे आपको लगता है कि थोड़ा बात फंस गई है? नहीं, बात कहीं नहीं फंसी हुई है। देखिए, एनडीए ने जो 10 वर्षों में, हम तो अभी उनके साथ गए हैं, लेकिन जो हम गए हैं, जब हम जनता के बीच जा रहे हैं, तो जनता के बीच में इनके कुछ मुद्दे काम कर रहे हैं। जैसे इन्होंने किसानों को सम्मान निधि दी, वो किसानों के बीच अपील कर रही है। इन्होंने जो है शौचालय बनवाए, इन्होंने जो है लोगों को मकान देने का काम किया। तो ये जो योजनाएं हैं, ये गरीबों के बीच में इनकी इफेक्टिव हैं। और इन्होंने जो सबसे बड़ा, जो उनकी कौन सी इफेक्टिव है? नहीं, उनका तो अपना आत्मविश्वास उनको दिखाना भी चाहिए, उनको आत्मविश्वास दिखाना चाहिए, तभी तो लड़ पाएंगे। भाई वो झूठा आत्मविश्वास दिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि आए तो संविधान नहीं, ना तो देखिए ब्रजेश जी, ना तो संविधान को खतरा है, ना आरक्षण को खतरा है। आप जनता को बरगलाने का काम कर रहे हो, आपके पास कोई मुद्दे नहीं है, आपने कुछ काम नहीं किया, आपने 10 वर्षों तक देश की सरकार चलाई, आपने किसी के लिए कुछ करने का काम नहीं किया। आज आप किसानों की बात करते हो। 10 साल चलाई, आपको मंत्री बनाया? नहीं, हमको मंत्री बनाया, हमको मंत्री बनाया। आप क्यों कंप्लेन कर रहे हैं? नहीं, हम कंप्लेंट इसलिए आपको तो मिनिस्टर आखिरी तक रखे। हमको मिनिस्टर बनाया, लेकिन हमारे नेता लगातार कहते रहे कि चौधरी साहब को भारत रत्न दे दो। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तारीफ किया करते थे कि इस देश में अगर कोई किसानों का मसीहा हुआ तो चौधरी चरण सिंह जी हुए, लेकिन उन्होंने भारत रत्न नहीं दिया। खेत खलिहान का सम्मान करने का काम नहीं किया, उन्होंने किसानों को सम्मान करने का काम नहीं किया। इस देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने किसानों का सम्मान किया, चौधरी साहब को भारत रत्न देने का काम किया। फंस गया? नहीं, चुनाव बिल्कुल क्लियर है, कहीं कुछ नहीं है। ये इंडिया गठबंधन के लोग झूठा आत्मविश्वास दिखा रहे हैं, और मैं समझता हूं कि राजनीति में आत्मविश्वास दिखाना भी चाहिए। जब लड़ाई के मैदान में तो उनको आत्मविश्वास दिखाना ही चाहिए। हम लोग तो किसानों के लिए काम करते हैं। घूम रहे हो, रायबरेली नहीं जा रहे हो? नहीं, हम रायबरेली भी हो आए, हम अमेठी भी हो आए। हाँ, बिल्कुल गए, हमारे लोग लगे हुए हैं जहां भी हैं। अमेठी में हमारे लोग भी, हमारा संगठन है वो भी लगा हुआ, वहां भी मदद करा। अमेठी में हमारा संगठन क्या रखा है अमेठी में? नहीं, हमारा क्या, आपको दिखता नहीं क्या?
अरे ये हमें तो ये हजारों के, आप लखनऊ में देख रहे हो हजारों लोग जो है राजनाथ जी के लिए नामांकन में, राजनाथ जी के जुलूस में। अभी हमारे यहाँ अवध हॉस्पिटल पे सभा हुई, 10,000 की सभा हुई और वहां हजारों झंडे राष्ट्रीय लोकदल के दिख रहे थे। बुलाते नहीं है लखनऊ में? नहीं, क्यों नहीं बुलाते, हमको हमेशा हर जगह हमें बुलाया जाता है और हम हर जगह उनके यहाँ जब भी बुलाया जाता है हम उपस्थित रहते हैं। हाँ लाइट, मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ और रायबरेली के बहुत ही जाने माने पत्रकार गौरव अवस्थी जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। गौरव जी, आपका धन्यवाद हमें समय देने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि रायबरेली और अमेठी इस बार बहुत ही ऐसा केंद्र बन गया है जहां पर पूरे देश भर के लोगों की निगाह है। आप क्या देख पा रहे हैं, वहां की राजनीति में क्या परिवर्तन आए हैं? रायबरेली और अमेठी क्या किस बात के लिए तैयार है? राहुल और केएल शर्मा का चुनाव कैसा चल रहा है और स्मृति ईरानी और दिनेश प्रताप उन्हें कैसी टक्कर दे रहे हैं? ग्राउंड पर क्या है और आप क्या महसूस कर पा रहे हैं? देखिए, रायबरेली की सबसे पहले अगर आपकी इजाजत हो तो रायबरेली पर बात कर ले। हाँ, आवाज आ रही है सर? हाँ प्लीज, बिल्कुल आ रही है। आ रही है। तो सबसे पहले हम रायबरेली पर बात कर ले। रायबरेली राहुल गांधी जी की उम्मीदवारी के चलते देश और दुनिया की निगाह में है, इसमें कोई दो राय नहीं। और गांधी परिवार के सामने जो प्रतिष्ठा और चुनौती की लड़ाई है कि सोनिया गांधी के ट्रैक रिकॉर्ड को कायम रखना राहुल जी के लिए जो उन्होंने बनाया है। ये सच है कि 2019 के चुनाव में सोनिया जी का चुनाव वोट शेयर 55% पे आ गया था और कभी जब 2006 के उपचुनाव में वो मैदान में थी तो 80% वोट शेयर था। तो उस वोट शेयर को बढ़ाना राहुल जी के लिए एक चैलेंज की बात है और यही चैलेंज भारतीय जनता पार्टी के सामने भी आता है कि जो 38% वोट शेयर दिनेश प्रताप जी ने 2019 के चुनाव में लिया था जी, उस 38% के वोट शेयर को बनाना दिनेश प्रताप जी के लिए इस चुनाव में 24 के चुनाव में खुद के लिए चैलेंज बना हुआ है। और उसका कारण ये है कि 2019 में वो फ्रेश उम्मीदवार थे। अभी तक उन्होंने कोई पब्लिक का चुनाव नहीं लड़ा था, डायरेक्ट वोट वाला। और 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मजबूती से लड़ाया। पीएम मोदी की लोकप्रियता उनकी उसके अच्छा, मैंने दो तीन चीजें देखी। अब तो उत्तर प्रदेश की सरकार में मिनिस्टर हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं, बीजेपी ने पूरी ताकत भी उनके पीछे लगा रखी है और आज तो आपने देखा होगा मनोज पांडे भी बीजेपी में ऑफिशियली आ गए। अब आपको लगता है कि ये लोग राहुल को मिलकर चुनौती दे पाएंगे या फिर रायबरेली डिसाइड किया हुआ बैठा है? देखिए, रायबरेली ये जो चैलेंज की बात है कि मनोज पांडे आ गए हैं, तो इसमें हमें लगता है कि जिस गुटबाजी को दूर करने का प्रयास केंद्रीय नेतृत्व और प्रांतीय नेतृत्व को मिलकर चुनाव अनाउंसमेंट के जस्ट बात करना चाहिए था, वो चुनाव के अंतिम क्षणों में किया जा रहा। तो ये केंद्रीय नेतृत्व और प्रांतीय नेतृत्व की बहुत बड़ी चूक हुई है उनसे कि एक तो मनोज पांडे, अदिति सिंह, दिनेश प्रताप सिंह जिले की राजनीति में एक सब विरोधी ध्रुव के सितारे, इनको एक मंच पर कभी ये सब कांग्रेस के एक मंच पर हुआ करते थे, तब भी वहां भी यही हालत थी और आज भारतीय जनता पार्टी के मंच पर है तो वहां भी वही हालत हो रही है। और देरी की वजह से मनोज पांडे का पत्ता उन्होंने जरूर आज खोल दिया है जब 24 घंटे प्रचार में बाकी है जी। और वो कितना कोई इम्पैक्ट पड़ेगा मनोज पांडे का ऑफिशियली बीजेपी में आना, आधिकारिक तौर पर आना, ये कोई चुनाव में रायबरेली की इम्पैक्ट डाल पाएगा? दूसरा, मैं देख रहा हूँ अदिति सिंह मुझे चुनाव प्रचार में नहीं दिख रही हैं, सदर की विधायक बीजेपी की। हाँ, अदिति तो लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। उन्होंने जिस तरह से उसूलों से समझौता नहीं, उसके बाद जो उनके ट्वीट के खिलाफ जवाब में दूसरा ट्वीट आता है उनके भाई का दिनेश प्रताप जी के, तो वो तो मोर्चा अपने आप में खुला हुआ है। उनके तो हमें नहीं उम्मीद है या कोई विश्वास किसी को भी है कि अदिति सिंह दिनेश प्रताप सिंह को समर्थन करेंगी। इतने दबाव, इतने मान मनोती के आपकी बातों से मैंने ये लब्बो-लुआब निकाला कि बीजेपी वहां गुटबाजी की शिकार है, गुटबाजी की घोर शिकार और पार्टी नेतृत्व की लापरवाही की भी शिकार। ओके, अब चलिए जरा अमेठी और मुझे बताइए कि वहां क्या चल रहा है। स्मृति ईरानी के सामने केएल शर्मा कैसा लड़ पा रहे हैं?
मैं एक चीज बताऊं आपको, देखिए, मुझे लगता है कि वहाँ केएल शर्मा कम, वहाँ तो प्रियंका गांधी खुद ही मोर्चा संभाले हैं। हाँ देखिए, केएल शर्मा तो जिस तरह से वो मैदान में उतारे गए हैं और 12-13 दिन का समय था उनके पास, तो ये बिल्कुल स्वाभाविक और निश्चित सी बात है कि केएल शर्मा जी गांधी परिवार की नाव पर सवार होकर चुनाव लड़ रहे हैं। केएल शर्मा 40 साल से राजीव गांधी जी के साथ 1983 से काम कर रहे हैं, रायबरेली में, अमेठी में 20 साल से दोनों क्षेत्रों को उनका अनुभव है और उनके माध्यम से, गांधी परिवार के माध्यम से शर्मा जी से डायरेक्ट मोबिलाइज लोगों की एक बड़ी संख्या है रायबरेली और अमेठी में। इसका लाभ उन्हें उस कम दिनों की उम्मीदवारी में भी मिला, कम समय जो मिला है, इसके बाद भी उनको इस अपने कनेक्शन का लाभ मिला है, अपने पुराने संपर्कों का लाभ मिला है। पर मुझे एक बात बताओ गौरव जी कि जिन स्मृति ईरानी का सामना खुद राहुल गांधी न कर पाए हों, हार के गए हों, अब क्या केएल शर्मा लड़ लेंगे उनसे? अब इस चीज को ही समझने की बात है कि गांधी परिवार ने अपनी एक रणनीति बनाई कि आप राहुल गांधी को रणछोड़ कह सकते हैं कि अमेठी छोड़ के, ये तो जाहिर सी बात है कि अमेठी छोड़ के वो गए हैं, उसको वो कह रहे हैं कि हम माँ की विरासत के संभालने आए हैं। आप कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो रण छोड़ के गए हैं, डर के गए हैं, हार के गए हैं। नहीं, ये 2-3 दिन तो चला, लेकिन चूंकि वो रायबरेली से लड़ गए इसलिए ये बात चिपक नहीं पाई राहुल पे। 2-3 दिन तो चला, नहीं चिपक, लेकिन आगे चिपक नहीं पाई क्योंकि बगल में लड़ रहे थे ना। हाँ, वो चिपक नहीं पाई, वो मुद्दा भी खत्म हो गया। लेकिन केएल शर्मा जिस मौजूदगी से, जिस अपनी समझदारी से जी क्लोज कॉन्टेस्ट में आ गए हैं, तो ये गांधी परिवार के सहारे केएल शर्मा की एक उपलब्धि है कि वो लड़ाई को बड़ा रोचक बना चुके हैं। आज अमेठी में आप कहीं भी किसी भी जगह खड़े हो जाइए, किसी भी वर्ग में हो, वो ये नहीं कहेगा कि ये जीत रहे हैं कि वो जीत रहे हैं, कहेगी कांटे की लड़ाई है। गौरव जी, आप हमारे साथ बने रहे ना, दूसरे चरण में मैं आपके बाकी विचारों को लूंगा। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में आ गए। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। आप मुझे बताइए कि इन 14 सीटों में जो अवध की हैं और बुंदेलखंड में झांसी, जालौन, बांदा, चित्रकूट, इधर का चुनाव कैसा चल रहा है बुंदेलखंड का, और इस इलाके में चुनाव कैसा है, क्योंकि इसमें तमाम हाई प्रोफाइल लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। इधर के इश्यूज क्या हैं? देखिए, ये जो 14 सीटों का चुनाव है, इसमें समाजवादी पार्टी के पास एक भी सीट नहीं है। अगर 2019 का आप रिजल्ट देखें, और कांग्रेस के पास एक सीट थी, यानी कि अधिकतर सारी सीटें भाजपा की जीती हुई सीटें हैं। और बुंदेलखंड में तो 4 लोकसभा की सीटें हैं जिन पर चुनाव हो रहा है। अब उसमें से क्या एक आध सीट कोई ये इंडिया गठबंधन जीत पाएगा, उस पर आप बहुत दावे के साथ नहीं कह सकते। लेकिन जब इधर सेंट्रल यूपी में आएंगे तो रायबरेली में तो एक सीट उनके पास सोनिया गांधी की थी, उस पर राहुल गांधी लड़ रहे हैं, जीत हार का परिणाम आएगा। लेकिन बाकी और सीटें जो हैं, जिनमें बाराबंकी की सीट काफी लड़ाई में मानी जा रही गठबंधन के साथ, इसके अलावा आपकी प्रतापगढ़, कौशाम्बी, मोहनलालगंज, इन सब सीटों पर विपक्ष अच्छी लड़ाई में है। तो ये अटल की विरासत के चुनाव भी है इस चरण में, जो लखनऊ का है सीट, और राजनाथ सिंह इस बार अपने मार्जिन को बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं। ब्रजेश जी, भाजपा की साख इस चरण में सबसे ज्यादा दांव पर है, क्योंकि भाजपा ने अधिकतम उन्हीं कैंडिडेटों को रिपीट किया है जो पिछला 2 चुनाव जीत गए थे, यानी कि उनके अधिकतर सांसद हैं। खाली एक बाराबंकी में उपेंद्र रावत को छोड़ दिया जाए, जिनका वीडियो वायरल हो गया था। इसके अलावा ज्यादातर प्रत्याशी उनके वही हैं। तो अब वो भी 10 साल जो काम किए हैं, उस पर भी जनता अपनी मोहर लगाएगी। भाजपा के कई मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, वो आपने बताया जी। राहुल गांधी का भी ये भविष्य चुनाव फिर तय करेंगे। और जैसे कि बीजेपी ने एक-एक सीट पर रणनीति बढ़ाई है, छोटे बड़े सब नेताओं को मिलाना जोड़ना,
रायबरेली की सीट जीती नहीं है, लेकिन वहां भी मनोज पांडे से लेके और तमाम सारे लोगों को जोड़ने की कोशिश तो हुई, लेकिन एक चीज है, गुटबाजी को वो खत्म नहीं कर पाई और अदिति सिंह और दिनेश सिंह के बीच, उनके बेटे के बीच सोशल मीडिया पर वार हुआ। आज वो उनकी एक तस्वीर आई कि वो अंबेडकर नगर में प्रचार कर रही हैं भाजपा प्रत्याशी का, रितेश पांडे का, रायबरेली छोड़कर। तो वो रायबरेली सदर से विधायक हैं। अगर वो दोनों के बीच मनमुटाव होगा तो इसका सीधा फायदा राहुल गांधी को मिलेगा। हालांकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने उनके पति का, जो पंजाब में विधायक थे अंगद सिंह, उनका टिकट काट दिया था भाजपा से इसी नजदीकी के नाते। नहीं तो अदिति सिंह और उनके पिता तो पहले कांग्रेसन तो थे, वहीं से विधायक थे सब ये लोग। अब ये सब चीजें आंकड़ों में देखने को मिलेंगी, लेकिन एक चीज ब्रजेश जी जो बात चलती है कि भाजपा एकदम मैदान साफ कर देती, भाजपा लगातार 2 चुनाव बढ़िया जीती है, फिर ऐसा क्या हुआ कि विपक्ष लड़ाई में दिखने लगा है। आप इन दिनों देखिए, पिछले 2-3 दिनों से संविधान की किताबें अखिलेश यादव, राहुल गांधी, इन लोगों को कार्यकर्ता काफी बड़ी संख्या में भेंट कर रहे हैं। कई सारी जगहों पर ऐसी बातें आ रही हैं। तो ये जो प्रत्याशी, आपने एक बार देखा होगा कि जब पहले चरण का चुनाव घोषित हुआ, भाजपा की लिस्ट आई, तो बहुत सारी प्रत्याशियों का उनके विरोध हुआ था, जिसमें नोएडा से लेके और कई जिलों में, गांव में विरोध हुआ। तो एक संदेश ये गया कि बीजेपी ने लोगों को फिर रिपीट कर दिया, मनमाने मतलब सौंप दिए टिकट जिनको जनता चाहती थी कि इनको ना मिले, जो भाजपा का भी वोटर था। वो रिपीटिशन की वजह यह रही कि 10 साल में उनसे बहुत सारे लोग नाराज भी थे और उसको नजरअंदाज करके जो टिकट दे दिए गए, एक तो उसका असर ये पड़ा कि पहले, दूसरे, तीसरे चरण में मतदान कम हो गया और एक नाराजगी का फैक्टर भी रहा। ये चीज को बीजेपी को अब उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है आगे के चरणों में। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि प्रत्याशियों के लिए एंटी इनकम्बेंसी है, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वोट तो प्रत्याशी के नाम पर बढ़ता और घटता है। और जब 10 साल जब सांसद रह लिया तो लोग ये नारा लगा लिए कि मोदी तुमसे बैर नहीं, प्रत्याशी के खैर नहीं, इस तरह की भी बातें लोगों ने की। लेकिन चूंकि अब भाजपा के नेता सतर्क हुए, वो अब एक-एक जिले पे, एक-एक इलाके पे निगाह लगाए हैं, कोशिश की जा रही है कि इसकी भरपाई हो, चाहे राजकिशोर सिंह को पार्टी में लेना हो, चाहे धनंजय सिंह का सपोर्ट मिला हो, चाहे मनोज पांडे आए हो, और राज्यसभा के चुनाव में भी जो लोग आए थे। तो बीजेपी ने जोड़ने की कोशिश तो की है, अब परिणाम बताएगा क्या रहा। मैंने देखा इस बीच की बुंदेलखंड में भी मैंने ये बात महसूस की कि बीजेपी के जो पूर्व विधायक हैं या कोई भी जिला पंचायत के अध्यक्ष, सदस्य या बीजेपी के एक्टिव संगठन में रहे, वो सब घर बैठे हुए हैं अधिकांश। इसका कारण क्या है, वो एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहे? नहीं, उनके लिए कोशिशें शुरू हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष पत्र लिख रहे हैं, दिल्ली से भी हो रहा है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों को टेलीफोन से लगातार रोज 150 लोगों से रोज बात करके उनको एक्टिवेट करते हैं। और अब तो चुनाव चूंकि सिमट रहा है तो फोर्स बढ़ गई है बीजेपी के पास, तो उनके नेता अब लोगों के घरों तक भी पहुंच रहे हैं ये लोग। लेकिन देखिए, चुनाव तो इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच साफ है और वो माहौल नहीं है कि कोई एक तरफा बात की जा सके। एक बात जो सबसे आप अचरज भरी देखेंगे इस पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में, स्मृति ईरानी एक इकलौती ऐसी नेता है जिनकी जाति का उनके लोकसभा क्षेत्र में 1 वोट नहीं है। हाँ, एग्री। बाकी सब आपसे 100% सहमत इस बात से। बाकी सब सीट पर जाति देखी जाती, कितने इनके जात का कितना वोट है तब टिकट दिया गया। अमेठी छोड़ के हर जगह जातिवाद है, सही है। लेकिन स्मृति ईरानी के पास अपनी जात का 1 वोट नहीं है वहां। तो स्मृति ईरानी इस बात को लेकर वो अपने काम और साख पर और बीजेपी के झंडे पर जो चुनाव लड़ रही है, वो चुनाव हारने के बाद भी डटी रही और चुनाव जीती। ये उनके लिए फायदेमंद है और ये उनकी साख का चुनाव है, उनके काम का चुनाव है। तो ये बात पूरे उत्तर प्रदेश में एक इकलौती बात कही जा सकती है इसके लिए। वैसे ब्रजेश जी,
ये चुनाव तो देखिए बड़ा इस देश के लिए निर्णायक है। अब क्या नतीजा आएगा ये अलग बात है। जी जी। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि तू दौड़ में अव्वल ही आए, और अव्वल ना आने के डर से दौड़ो ही ना, ये भी बात सही नहीं है। तो सबको पीछे छोड़ दें इसके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन लड़ना जरूरी है, दौड़ में शामिल होना जरूरी है। और जो दौड़ में शामिल होता है कभी गिरता है, कभी खड़ा होता है, कभी जीतता भी है। जी। तो एक साहित्यकार हैं सरदार चरण सिंह बसर, उनका एक शेर है कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। और ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा अब कुछ भी नहीं है। और हम ही जैसे बिना पतवार दरिया पार करते हैं, वो क्या मौजों से टकराएंगे जो पानी से डरते हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, आज हम डिबेट में चर्चा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का चुनाव है। 14 सीटें मुकाबले पर हैं, जिसमें से 14 में 13 सीटें 2019 में बीजेपी के पास रही हैं। इस बार बीजेपी इन सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में है। 10 पर समाजवादी लड़ रही है और 4 पर कांग्रेस लड़ रही है। मुकाबला बहुत हाई प्रोफाइल है। राजनाथ सिंह, राहुल गांधी और स्मृति ईरानी जैसे बेहद कद्दावर और बड़े नेता इस बार चुनाव के मैदान में हैं। आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आलोक जी, पहले चरण में हमने सबसे बात की और एक लब्बो-लुआब ये निकल रहा है कि जिस बीमारी से पहले विपक्ष ग्रसित रहा करता था, गुटबाजी और अंदरूनी साजिशें, तिकड़ में, वो बीमारी बीजेपी को भी लग गई। ब्रजेश जी, परिवार जब बड़ा होता है तो चीजें एक छुटपुट घटनाएं होती हैं, लेकिन घर का बच्चा जाकर के अपने पिता के दुश्मनों से नहीं मिलता है, वो घर के प्रेमी पिता के साथ रहता है। नरेंद्र मोदी देश के सर्वमान्य नेता है, पार्टी के सर्वमान्य नेता है और हमारे बच्चों का भविष्य उनसे जुड़ा हुआ है। जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी जो है भारत के अंदर अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं, देश की सीमा को सुदृढ़ कर रहे हैं, एक बड़ी विश्व में आर्थिक शक्ति और सैन्य शक्ति के रूप में देश को स्थापित कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। और भाजपा के जो हमारा एजेंडा है वो यही है कि भारत को तीसरे स्थान पर ले जाना है। मैं रायबरेली के पत्रकार की भी बात सुन रहा था, अवस्थी जी की। जो केएल शर्मा वहां लड़ रहे हैं, देखिए यह एक बड़ी विडंबना है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को एक पॉलिटिकल वर्कर नहीं मिल पाया। अपने घर से एक पीए को ला करके लड़ाना पड़ा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और प्रियंका वाड्रा जो वहां पर कैंपेनिंग कर रही है, वो पिछली बार राहुल गांधी की कैंपेनिंग भी कर रही थी, लेकिन राहुल गांधी को हार से बचा नहीं पाई। वो केएल शर्मा को क्या जिता पाएंगी, इस पे बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने एक दो नेताओं के नाम लेकर के उनके बच्चों पे आरोप लगाया कि उनको टिकट क्यों दिया, मैं पूछना चाहता हूं प्रियंका जी, आप कांग्रेस की बहुत ही अच्छी प्रवक्ता है। श्रीमती सोनिया गांधी जमानत पर रिहा है, भ्रष्टाचार का आरोप है, तो राहुल गांधी को क्यों लड़ाया गया? मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर कई सारे मुकदमे थे, तो अखिलेश यादव जी को क्यों लड़ाया गया? जनता दल में लालू यादव के ऊपर सजा याफ्ता है, उनके पूरा कुनबा लड़ रहा है। तो अगर ये है आपका मापदंड है, तो आपके इंडी अलायंस के जो साथी है, मैंने उनके नाम लिए हैं, आपको फिर जो उनको चुनाव नहीं लड़ाना चाहिए था। तो इस तरह की बकवास जो है और जो आती है राजनीति के अंदर, यह ठीक नहीं है। राजनीति में सबको मौका मिलता है, आपके पास मुद्दे हो जरूर उठाइए, शिकायत करिए, अपनी बातों को रखिए, लेकिन एक टारगेट करके कहीं पे कहना यह अच्छा नहीं है। एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकला कि जो है मैं जो है दिल्ली की जो सांसद राज्यसभा की थी उसके पक्ष में खड़ी थी। आप तो महिला है, महिला को इतना बड़ा अत्याचार हो गया, आपकी तो गठबंधन के साथी है ना, वो हमारे साथी नहीं है। बस वो जो है आम आदमी पार्टी की बहुत वरिष्ठ सदस्य है। हम आज आवाज इसलिए उठा रहे हैं कि वह एक महिला के साथ अत्याचार हुआ, वो भी महिला साधारण नहीं। अरे सर, रेवन्ना वाले में 400 महिलाओं के साथ अत्याचार, और ब्रजभूषण के यहाँ तो अंतहीन था सर, उस पर भी कुछ बोलो ना आप। आप बोलिए ब्रजेश जी, क्या आप पूछ रहे, फिर से बोलिए। आप, मैं ये कह रहा हूँ कि रेवन्ना ने जो किया वो 400 महिलाओं के साथ किया है, उस पर भी कुछ बोलो आप। उसके साथ गठबंधन क्यों अभी कंटिन्यू है? जेडीएस के साथ आपको अलग हो जाना चाहिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं तुरंत बोल रहा हूँ। रेवन्ना के ऊपर जो भी आरोप लगे हैं वह अभी इलेक्शन के बाद लगे हैं। और दूसरी बात, वहां पर राज्य में सरकार कांग्रेस की है,
हमने कहा है ऐसे व्यक्ति को डिप्लोमेट ना प्लीज पास प्लीज वेट, आप अपनी बारी में बोलना प्लीज। क्यों नहीं हमने तो उसके साथ नहीं खड़े हुए, हमने उसकी निंदा करी और उसकी पार्टी ने सस्पेंड किया हमारे दबाव पे, और वहां पर रेवन्ना सस्पेंड है अपनी सर पार्टी से। आपका अभी भी हमारा उनके गठबंधन साथ तो अलायंस देवगौड़ा से है, आप उस और अलायंस से जहां अलग तक नहीं कि हुए आपने- हैं। देखिए ब्रजेश जी, ये तो कोई बात नहीं हुई ना, हम तो अपनी बात तथ्यों के आधार पे कह रहे हैं। और अभी आप जो है मालीवाल के मुद्दे पे क्यों सवाल पूछते हैं विपक्ष से? अरे आम आदमी पार्टी का होता तो मैं पूछता, आप तो जवाब दो कि रेवन्ना वाला क्यों कंटिन्यू किए हो? मालीवाल के नहीं, इनके एनडीए अलायंस के पार्टनर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, जिनके नेता मुलायम यादव ने कहा था कि बच्चों से गलतियां हो जाती है, जब रेप के आरोप के ऊपर लड़कों के ऊपर बात की गई थी। हमें याद है कि किस तरीके से बलात्कारी मंत्री गायत्री प्रजापति जो है मुलायम सिंह के रहमो करम पे उनके चरणों में बैठता था, अरे और उसके सर, लिए पूरी सरकार लगी थी छुड़ाने के लिए। महाराजी तो देवी यहाँ आपके अलग लिए अलग वोट मांग रही हैं। भाजपा के लिए अलग मापदंड आपका नहीं हो सकता है। नहीं, और आप समाजवादी मुझे बताओ पार्टी का महाराजी अलग देवी नहीं हो किसके सकता लिए है। वोट मांग रही हैं? अब फिर वही बात आ गई है कि जब सोनिया गांधी अगर कल्प्रिट है तो उसके बेटे को टिकट वो राजनीति में क्यों है? आप चाहते हैं कि दो मापदंड बनाए जाए ना? मैं पूछना चाहता हूं ना आपसे, दो मापदंड बनाए जाए आप चाहते हैं? नहीं, दो मापदंड क्यों बनाए जाएंगे? जब पार्टी में कोई परिवार का व्यक्ति अगर कहीं पर दोषी है तो उसको साथ उसका व्यवहार किया जाता है। ऑलराइट, प्लीज वेट। ब्रजभूषण सिंह के नाम लिया, अब बस एक सेकंड रुकिएगा। हाँ बोलिए प्रियंका जी, अब आप जवाब आलोक दीजिए। जी को ये समझना पड़ेगा जो महिला अपराध का दोषी नहीं, आप है। सेलेक्टिव क्यों हो नहीं, जाते हैं कांग्रेस अपराध वाले नहीं, कि आपको रेवन्ना दिखता है, ब्रजभूषण दिखता है, बाकी लोग दिखते हैं, गायत्री दिखते हैं, लेकिन आपको स्वाति मालीवाल क्यों नहीं दिखती? देखिए स्वाति मालीवाल जी आप के भी लिए तो आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस में हैं दिल्ली में। अलायंस में हैं, पर हमने कहा कि हम उनका सपोर्ट करते हैं। हम महिला अपराध जहां जहां होगा हमने साफ साफ कह दिया कि प्रियंका तो गांधी जी ने बीजेपी जब भी कह खुद रही बोल कि दिया। हम रेवन्ना के खिलाफ जिन महिलाओं को उत्पीड़न हुआ तो ये उनके बताइए साथ कि हैं, उनके लेकिन पास- उनका साथ वो नहीं छोड़ेंगे उनके पास और आप इनका डिप्लोमेट साथ नहीं पासपोर्ट छोड़ेंगे। है, अगर उसको वो कैंसिल कर देंगे तो उनको बुलाना पड़ेगा, पर वो बुलाना नहीं चाहते। अरे वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए। वन उसके बाय वन बाद- प्लीज आलोक जी, आप 1 मिनट आलोक जी। हाँ, आप दूसरा, मैडम आलोक जी कंप्लीट जो कंपैरिजन कर रहे थे वो बिल्कुल ही मतलब आप सुचिता क्यों? ही नहीं, आप भी चाहती हैं कि आपके साथ दोहरा मापदंड का इस्तेमाल हो। जो एक महिला नहीं, आलोक जी, अपराधी प्लीज है, वेट, आलोक जी, जिसके प्लीज ऊपर वेट, आप आरोप बोलिए। सिद्ध हो चुका है, उसके उसका बच्चे कंपैरिजन आप राजनीतिक तो मुकदमों से कर रहे हैं। ये आपका दोहरा मापदंड है। आप एक बलात्कारी को जिसके ऊपर बलात्कार के आरोप है उसको आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि जिसके ऊपर राजनीतिक जो है मुकदमे चल रहे हैं। तो समाजवादी यहीं से पार्टी आपका से दोहरा चुनाव मापदंड लड़ा दिखता है और आपने। यहीं से आपको तो दिखता एक है मंत्री कि आप नारी बलात्कारी था। वंदन के नाम पर बालिका सिर्फ का और एक सिर्फ मंत्री बलात्कारी था, गायत्री हाँ, हाँ, बोलिए, प्रजापति, बोलिए। आप नहीं, क्यों नारी जाकर वंदन के चुनाव नाम पे लड़ा? सिर्फ और सिर्फ क्यों प्रचार नहीं प्रसार करने कर रहे हैं और आपने कोई काम नहीं कर रहे। समाजवादी पार्टी के हकीकत साथ? ये है कि आज गायत्री लड़ाई के मैदान में आप प्रजापति हारते जैसे नजर आ रहे बलात्कारी हैं। को आपको क्यों अपनी गलत हार ठुकरा रहे हैं? साफ साफ ऐसा दिख है कि रही इस है। क्षेत्र के लोगों और के हार- मुद्दे बड़े अहम हैं। मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र के जो 14 सीटों के मुद्दे हैं इन पर आइए, शिक्षा पर, रोजगार पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, किसान पर, महिलाओं पे, युवाओं पे, इन पर डिबेट होनी चाहिए। इन पर आप लोग को ओपिनियन देनी चाहिए। देखिए मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं। जब मैं वहां गई थी अमेठी तो लोगों ने कहा कि मैडम आप कितने मुद्दे भूल गई हैं बोलना, मतलब वो समय कम पड़ जा रहा था। उन्होंने कहा आप आवारा पशुओं के बारे में पूछिए इनसे पूछिए कि हम महीनों महीनों वहां पे फसल उगाते हैं, अपना खून पसीना एक करते हैं और उसके बाद 1 घंटे के अंदर आवारा पशु आके उसको चर के चले जाते हैं। ये समस्या वाकई मुंह फैलाए खड़ी हुई है। इनसे पूछिए कि इनकी एक सांसद थी जो 13 रुपए किलो चीनी दे रही थी, वो कहाँ गई? अब सिलेंडर लेके बैठा करती थी जब 450 रुपए का था, आज सिलेंडर की कीमत 1100 हो गई, पर इनकी कोई सांसद दिखाई नहीं देती, इनका कोई नेता मंत्री दिखाई नहीं देता, क्योंकि इनको लगता है कि महंगाई है नहीं इस देश में। दाल का भाव, तेल का भाव, चावल का भाव, रोटी का भाव, दूध का भाव, सबके भाव आप बताइए क्या है? एक सेकंड, और तब आवारा क्या था? पशु पे कुछ बोल रहे हैं। आवारा पशु की समस्या है। आवारा पशु आप वाले पे बताइए एक कि आवारा पशु की सुन समस्या लेंगे। को हल करने के लिए आपने किया क्या है? आपने आपने कुछ नहीं किया। छत्तीसगढ़ में हमने गोबर खरीदा, गाय आप क्यों नहीं कटवा खरीद दे। सकते गोबर? गाय को काटने आप भी दे। खरीद सकते हैं गोबर, गाय आप भी को खरीदिए, काटने आपकी दे। डबल गाय इंजन को की आप सरकार है। पालने के लिए पालने आवारा दूसरे को पशुओं की छोड़ समस्या दीजिए। जब तक हल नहीं गाय होगी को तब तक कटवा आपके दे। ऊपर इसी जैसे तरह के समाजवादी इल्जाम पार्टी लगते के रहेंगे बच्चे उठा करके और ये इल्जाम गायों को सच है। गायों भर के ले जाते क्या थे सच है? और कटवा देते अरे थे। कि आप तो अगर देखिए कांग्रेस किसान का बिल्कुल ये पूरी तरीके से कांग्रेस का परेशान है है। कि गाय आप को कहीं कटवा भी दिया निकल जाए जाइए। और गाय काट पर वो तो बता रहे थे कि अभी थोड़ी कितना सी विकास लोग किया खा- उन्होंने, आपने सुना नहीं? देखिए 4 मंत्रालय थे इनके पास, एक मंत्रालय से एक भी काम लेकर नहीं आई। आप चले जाइए, आप सर्वे कर लीजिए, पता कर लीजिए कि कुछ काम नहीं हुआ इस देश में। ऑलराइट मैडम, रोजगार थोड़ा की- वक्त का बड़ा दबाव है क्योंकि सेकंड राउंड में थोड़ा वक्त की कमी है। मैं आपसे आजम साहब समझना चाहता हूं, आपकी पार्टी के लिए इस इलाके में जहां 14 सीटों में आप 10 पे लड़ रहे हो, स्पेशली आप बुंदेलखंड में 3 सीट पे लड़ रहे हो, आप क्या, आपके पास कोर इश्यूज क्या हैं चुनाव लड़ने के? कोर इश्यूज वही हैं जो किसानों का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है।
एनसीआरबी का डाटा कहता है कि पिछले 10 सालों में यानी 2014 से 2024 के बीच 1 लाख किसान आत्महत्या कर लिया है और कर्ज एक बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए इंडिया अलायंस ने कहा है कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो वो एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे और किसानों के कर्ज माफ़ी 100% करेंगे। इसी तरह से बेरोजगारों के लिए हम लोगों ने वादा किया है कि उनकी बेरोजगारी दूर की जाएगी, उन्हें सरकारी नौकरी दिया जाएगा। जब सरकारी नौकरी दी जाएगी सर, कांग्रेस का अलग घोषणा जब सरकारी नौकरी जनता किस वाले पे आजम भाई विश्वास करे? बिल्कुल कहीं डिफरेंसेस नहीं है। कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इनकी बातें और हमारी बातें एक जैसी हैं। कहीं लिखने पढ़ने में अगर कोई लाइन को आप ना पढ़िए, थीम पढ़िए, थीम एक है हमारी। अच्छा, तो मैं थीम में एक अंतर बता देता हूँ, ठीक? मैं दोनों को पढ़ा हूँ, अच्छे से रट के आया हूँ, बीजेपी का भी मुझे पता है। आप दोनों में एक अंतर ये है कि सपा वाले कह रहे हैं हम ओपीएस लाएंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम। कांग्रेस उस पर कुछ नहीं बोली, एक लाइन नहीं लिखी। अब आप बताओ, आपका माने कि उनका माने? लेकिन कांग्रेस इस पे सहमत है कि वो ओपीएस उन्होंने हिमाचल में लागू किया है और कर्नाटका में। पर घोषणा पत्र में तो नहीं है ना? नहीं, लेकिन घोषणा पत्र में का हिस्सा तो नहीं है। झगड़ा चल रहा है। ये एक सेकंड, घोषणा पत्र में तो नहीं है कांग्रेस के। लेकिन क्या कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी है, आप कहला दो, मैं मान लूंगा। नहीं, उनकी कारकर्दगी में ये दिखता रहा है, मतलब उनकी कारकर्दगी में, उनके तमाम उसमें राज्यों के चुनाव में ये बात स्पष्ट है कि वो ओपीएस विरोधी नहीं है, भाजपा की तरह ओपीएस विरोधी नहीं है। इसी तरह हम लोगों के 3-4 मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या और छोटे कारोबारी, जिनका कि इन्होंने वो जीएसटी की वजह से। धोखेबाज भी समस्या है आपके लिए? धोखेबाज तो बहुत बड़ी समस्या। अभी ये आलोक अवस्थी जी कह रहे थे, आज मैंने अखिलेश यादव की स्पीच सुनी, उनके स्पीच का एक बड़ा कंटेंट धोखेबाजों पे नहीं। अभी आलोक जी कह ये रहे थे, भी बड़ी समस्या है आपके लिए। जी, अभी आलोक जी कह रहे थे कि लड़के नाराज हो जाते हैं तो उनको मना लिया जाता था। वो हमारे भी लड़के ही थे पर आपके तो भाग गए जो इनके यहाँ चले गए। तो ये नहीं है कि लड़के हमेशा नाराज होके खुश हो जाके वापस आ जाए, वो भाग भी सकते हैं। दुबे जी, आप मुझे बताओ, क्या वाकई में एनडीए के घटक दल गुटबाजी का शिकार हैं? और ये कम वोटिंग क्यों हो रही है? आपकी तरफ भी उधर जहां पश्चिम में लड़ते वोट कम पड़ रहे हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए ब्रजेश जी, आप तो घूमे हो लोगों के बीच ना, क्यों कम वोट डाल रही पब्लिक? नहीं, कोई वोट कम पड़ने का कहीं गर्मी भी है, कुछ और भी स्थितियां हैं, लेकिन जो जहां तक एनडीए के घटक दलों में झगड़े की बात है, कहीं कोई झगड़ा नहीं है। एनडीए के घटक दल, मैं समझता हूं कि घटक में झगड़ा नहीं है, ये अंदरूनी गुटबाजी के जिक्र है। अब गुटबाजी, देखिए चुनाव जब होता है ब्रजेश जी, तो आप जानते हो कि चुनाव के वक्त ही लोग अपनी नाराजगी बताते हैं कि ताकि हमारी समस्या निपट जाए। भाई बच्चा रोएगा तभी तो दूध उससे माँ पिलाती है, तो ये उस तरह की बात है। जहां तक कि एनडीए के उसकी बात है, आपका सवाल कि हम लोग जो है मुद्दों को लेकर के, हम किसानों के लिए काम करते हैं, हम छोटे राज्यों के लिए काम करते थे। आप बुंदेलखंड का सवाल पहले पूछ रहे थे, तो वो रह गया। बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने के लिए हमारे नेता चौधरी अजीत सिंह जी ने संघर्ष किया। लगातार हम लोग बुंदेलखंड में गए, वो बुंदेलखंड राज्य को अलग बनाया जाए, उसका विकास किया जाए, उसके लिए हम लोगों ने काम किया। कि बुंदेलखंड अलग राज्य बने? नहीं, मैं ये आपने कहा ना, आपने ये कहा कि बुंदेलखंड, और अगर ये बात आप आलोक अवस्थी से कहला दो। नहीं, वो तो छोटे राज्यों जो अभी डिफरेंस है कांग्रेस और सपा के घोषणा पत्र, मैं समझता हूं कि आप कह रहे हो बुंदेलखंड अलग राज्य। मैं ये समझता हूं कि वो छोटे राज्यों के समर्थक हैं, पहले भी। बुंदेलखंड एक, अब रुक जाओ, रुको, बताओ भाई आलोक जी, बुंदेलखंड अलग राज्य। मैं पहले बोल लूं, फिर आप मुझसे पूछ लीजिए। रुक जाओ बस एक सेकंड, यहाँ कोई बात सामने बात हो जाए ना। नहीं ब्रजेश जी, अरे एक सेकंड ना। हाँ बताओ भाई आलोक जी, अलग राज्य बुंदेलखंड जानना चाह रहे हैं? बुंदेलखंड अलग राज्य जानना चाहते हैं? ये दुबे जी कह रहे हैं बुंदेलखंड अलग राज्य। भारतीय जनता पार्टी ने तो ये कहीं दावा नहीं किया है, और भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई विचार भी नहीं है कि प्रदेश का कोई खंड हो। तो भारतीय जनता पार्टी सामने हो गई बात, हो गई तसल्ली ना। आप हो गई तसल्ली, आप दूसरी तरफ लेके कर गए हो जी। अब मेरे छोटे राज्यों के लिए हमने कहा, हमारे नेता ने संघर्ष किया, हमने छोटे, इसलिए बुंदेलखंड में हमारी पार्टी, हमारे नेता के प्रति आकर्षण है, और इसलिए लोग जो है हमारे साथ हैं वहां पर। पहले अपने बड़े वाले पार्टनर को मनाओ, फिर आकर्षण बताओ। उनके यहाँ उनको मनाओ पहले। पार्टी का अपना एजेंडा होता है। ओके, दुबे जी की पार्टी का कोई एजेंडा है तो उनको पश्चिम की पार्टी है, बुंदेलखंड को अलग राज्य कह रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हो? पश्चिम की पार्टी ये अलग राज्य बनवाएंगे? पश्चिम तक क्यों ना? अरे मेरे ऊपर चिल्लाने से अलग राज्य थोड़ी बनेगा। आप जबरदस्ती बात कर रहे हो। कैसे बुंदेलखंड अलग राज्य बनाओगे? अजीब सी बात कर रहे हो। किसानों की देखो कहाँ से कहाँ डिबेट ले गए, पूरे देश के टुकड़े। अरे कैसी बातें करते हो? पहले जाओ बीजेपी को मनाओ। अच्छा, पहले आलोक अवस्थी से अलग से उनका एजेंडा, हमारा अपना एजेंडा है।
हम अपने एजेंडे दोस्ती भी पर काम करोगे और करते- अलग वो एजेंडा हम भी। उनसे बात करेंगे जब वो कोई बात उनको होगी। कोई जरूरत नहीं है आपसे बात करने की, कह दिया उन्होंने। नहीं। कोई अलग अलग राज्य नहीं। नहीं, मैं आज जबरदस्ती बात मैं कोई कर यहाँ डिमांड करने थोड़ी बैठा हूँ। चिल्ला तो ऐसे ही रहे हो जैसे अलग राज्य काम चाहिए। किया, हमने संघर्ष मेरे किया। ऊपर तो ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे मुझे देना नहीं, नहीं, आप तो खुद जानते हो इस अरे बात रुक जाओ को कि तुम। चौधरी अजीत सिंह जी ने इस दिशा में ये कितने काम बेवजह किए। का इशू आप क्रिएट कर रहे हो। गौरव अवस्थी मेरे साथ मौजूद है। अवस्थी जी, मुझे आप बताओ कि इस बार जनता कोर इश्यूज पर ज्यादा फोकस कर रही है, जातिवाद ज्यादा चल रहा है, या फिर वो चल रहा है जो 2014, 2017, 2019 में चला? और दूसरा, अब्दुल इस बार मुद्दा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखिए ब्रजेश जी, सही बात ये है कि मुद्दा केवल है एक, वो है चुनाव जीतना किसी भी तरह से, पार्टी कोई भी हो, प्रत्याशी कोई भी हो। और यही चल रहा है, हर जगह चल रहा है। अपनी जीत के हिसाब से मुद्दों को ठंडा और गर्म करना राजनीतिक दलों का अपना शगल है। और कोई भी अपवाद, कोई क्षेत्र नहीं है। अगर हम रायबरेली को लंबे समय से देख रहे हैं, 2.5 दशक से जी, तो रायबरेली में तो जातिवाद उतना प्रभावी नहीं होता है रायबरेली अमेठी में, कि यहाँ पर गांधी परिवार चुनाव लड़ता है, हर जाति का वोट उनको मिलता है और इसीलिए वो 55% वोट शेयर पे जाते हैं। विधानसभा में अभी किसी ने, वीरेंद्र जी ने कहा कि 2% वोट, आलोक जी ने कहा था कि 2% वोट था विधानसभा के चुनाव में। तो यहाँ पर वो लाइन टूटती है, जातिवाद की लाइन रायबरेली अमेठी में टूटती आई है। और अभी ये चुनाव में जातिवाद के आधार पर सारे गुणागणित हर प्रत्याशी, हर पार्टी लगाती है और वही हो रहा। पर मुझे आप बताओ कि कांग्रेस रायबरेली अमेठी में तो आप कहते हो जाति के बंधन टूट जाते हैं, पर इन 2 सीटों पर लड़ रहे प्रत्याशी बगल की सीट पे कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं। इवन की बगल की सीट लड़ने को भी नहीं मिलती, और अगर लड़ते भी हैं तो जमानतें जाती हैं। अब वो इसको इसी रूप में, साधारण रूप में मैं कहना चाहूंगा कि आदमी अपने घर की ही झाड़ू बुहारू करके उसको साफ सुथरा कर देता है। पड़ोस सर धन्यवाद, मेरे पास बिल्कुल समय समाप्त हो गया डिबेट बढ़ाने का। बहुत शुक्रिया, मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं आज की परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए, और आपका भी धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।